गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका टीएमसी नॉलेज में। और ये चौथा टेस्ट सीरीज है बीपीएससी टीआरई 2 जो होने वाली है, यानी कि बीपीएससी की जो दूसरी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा आने वाली है उसका ये चौथा टेस्ट सीरीज है। और इसके पहले हमने इसके 3 टेस्ट सीरीज का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये चौथा टेस्ट सीरीज है जिसमें भी हमेशा की तरह इसमें 7 जो प्रश्न हैं, यानी कि 7 प्रश्न है वो मैथमेटिक्स के हैं और बाकी के जो प्रश्न होंगे वो जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो आइए इसमें हम मैथमेटिक्स के प्रश्न को देखते हैं और इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। हमने टेलीग्राम चैनल पे तीनों ही जो तीनों वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स के जो सॉल्यूशन है उसका पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका पहला प्रश्न है। प्रश्न आप देख लीजिए, सॉल्यूशन आपको हम इसमें दे देंगे पीडीएफ में, आप देख लीजिएगा। ये दूसरा प्रश्न है, देख लीजिए। और इस तरीके से ये तीसरा ये प्रश्न है। ये सभी प्रश्न जो है कि आपके सामने हैं। और यहाँ से देखिए, ये छठा प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त का व्यास ए बी हो तथा ए और बी के निर्देशांक 4 और 6 एवं -2 हैं, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। ये देखिए 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही प्रश्न है ये। इसके बाद से ये अगला प्रश्न है, 7वां जो प्रश्न है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती है तो संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका सभी ये मैथमेटिक्स के प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ से। अब ये हमारा अगला जो प्रश्न है जो कि साइंस से है, यानी कि जो जीके जीएस से संबंधित है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि अगला प्रश्न है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है 1879, 1878, 1890 या फिर 1876। तो देखिए इसमें सही जवाब है कि जो दक्कन कृषक राहत जो अधिनियम है ये पारित हुआ था 1879 ईस्वी में। और चूँकि इसमें क्या होता था कि जो दक्कन में जो विद्रोह हुआ था, यानी कि दक्कन का जो विद्रोह हुआ था वो 1875 से लेकर के 1879 तक चला था। और ये मुख्यतः महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद, सतारा और सोलापुर जैसे क्षेत्रों में ये विद्रोह फैला हुआ था। और दक्कन का जो विद्रोह हुआ था वो मुख्यतः मराठा किसानों द्वारा सूद पर पैसा देने वाले साहूकारों के विरुद्ध किया गया था। तो इस जो दक्कन कृषक राहत अधिनियम जो पारित किया गया था, तो इसमें किसानों को महाजनों से संरक्षण प्रदान किया गया। और किसानों के द्वारा अगर ऋण नहीं चुकाया जाता है तो उस स्थिति में संपत्ति जब्त करने और बंदी बनाने से सुरक्षा भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 100 मीटर दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में तथा बी 45 सेकंड में तय करता है, तो इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है। ये देखिए, ये मैथमेटिक्स जैसा प्रश्न है कि 100 मीटर टोटल दूरी है। तो 100 मीटर में ये जो दूरी दिया हुआ है तो उसमें ए और बी दोनों ये उस दूरी को दौड़ते हैं। ए 36 सेकंड में इसे पूरा करता है और बी इसे 45 सेकंड में पूरा करता है। तो ये बताना है कि इस दौड़ में बी को कितने मीटर से हरा देता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बी जो दूरी तय करता है वो 9 सेकंड जो है कि ज़्यादा समय लेता है ए से। तो इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं कि जो टोटल जो दूरी होगी जितना से बी हार रहा है, तो ये 100 माइनस ये हो जाएगा 100 और इंटू, चूँकि बी जो है कि 45 सेकंड में तय करता है और ए इसको 36 में, तो यही डिफरेंस है। तो यहाँ से हम हल करेंगे तो ये 9 से 4 बार में कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो 5 20 से कट जाएगा, यानी कि 100 माइनस 20 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से 80 मीटर इसका 100 माइनस ये हो जाएगा, यहाँ से 20 में 4 यानी कि 80, 100 माइनस 80, तो ये टोटल 20 मीटर से, यानी कि 20 मीटर की दूरी से जो है वो बी हार जाता है, यानी कि ये उससे हरा देता है। आप दोनों का अगर अलग अलग जो समय दिया हुआ है उससे पर सेकेंड आप अगर निकालेंगे कि कितना का अंतर हो रहा है, तो उससे भी इसका आंसर निकल जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 10वां जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है। ऑप्शन आपके सामने है और देखिए इसका सही जवाब है कि सरकार द्वारा जनता से जो लिया गया उधार होता है वो जो है कि सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति में रखा जाता है। और देखिए पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत बाजार से लिए गए जो ऋण होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई उधारी को भी शामिल किया जाता है। और यहाँ से देखिए अगला प्रश्न देखते हैं
किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? ये 11वां प्रश्न है कि देखिए यहाँ से ये 11वां प्रश्न है कि किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है कि केचुआ इसका राइट आंसर होगा, यानी कि केचुआ के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। और केचुआ जो है कि ये एनेलिडा संघ का एक प्राणी है, यानी कि एनेलिडा संघ का ये प्राणी है। और केंचुआ और जो जोक होते हैं उसमें नर और मादा पृथक नहीं होते हैं, यानी कि एक ही में होते हैं। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में किस भाषा के विख्यात कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया? ये हमारा प्रश्न है अगला कि जनवरी 2023 में किस भाषा के जो विख्यात जो कवि हैं नीलमणि फुकन का निधन हो गया था। तो देखिए यहाँ से इसका सही जवाब है इसमें कि जो ये असमिया भाषा के वो विख्यात कवि थे नीलमणि फुकन, जिनका निधन हो गया था और उनको 2021 में ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी दिया गया था। और नेक्स्ट है कि 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये 13वां प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है कि इसमें सबालेंका जो है कि उन्होंने ये खिताब जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल के खिताब जो है कि जीता है वो नोवाक जो है कि वो नोवाक जोकोविच ने जीता था। तो इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन ये डी है। और इसका अगला जो प्रश्न है कि भोपाल में ISSF राइफल और पिस्टल विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? ये भी देखिए करंट के प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, यानी कि सरबजोत सिंह इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट है कि 2 ओम और 3 ओम व 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर 20 वोल्ट का विभवांतर इस संयोजन के सिरों पर लगाया जाता है तो 3 ओम के प्रतिरोध से सिरों पर कितना विभवांतर होगा? पहले तो देखिए यहाँ पे तीनों ओम को जो है कि ये जोड़ा गया है, तो ये इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम के लिए हम जानते हैं कि इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा यानी कि 1/R से निकालेंगे, यानी कि 1/2 1/3 और ये हो जाएगा 1/5। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से आप इसे जो है कि टोटल इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि तीनों ही जो प्रतिरोध हैं उसको 20 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है, यानी कि 20 वोल्ट के विभवांतर से इसको जोड़ा गया है। तो उसमें सभी जो हैं यानी कि जो 3 ओम की जो प्रतिरोध हैं उसके सिरों से भी 20 वोल्ट का ही विभवांतर पैदा होगा, यानी कि इसका भी राइट आंसर वही हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है हमेशा एक दिशा में होता है, यानी कि इसका सही जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक दिशा में होगा। और इसका अगला प्रश्न है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड किस प्रकार का लवण है? देखिए यहाँ पे इसका रासायनिक सूत्र भी दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड किस प्रकार का लवण है। तो इसमें इसका सही जवाब है कि एक प्रकार का वो संकर लवण है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये। और यहाँ से देखिए अगला प्रश्न है कि किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है? यानी कि वायुमंडल में प्रकाश के परिकर्णन के कारण होता है या प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये आप जानते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश का जो अपवर्तन होता है तो उसके चलते जो आसमान में जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वो आकाश में जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। उपास्थि निम्न में से किस में नहीं पाई जाती? ये अगला प्रश्न है कि उपास्थि किस में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है कि ये नाक, कान और कंठ में उपास्थि पाई जाती हैं, जबकि वृक्क में या नहीं पाई जाती। देखिए यहाँ से वृक्क इसका सही जवाब होगा, जबकि नाक, कान और कंठ में ये उपास्थि पाई जाती हैं, वृक्क में उपास्थि नहीं पाई जाती है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बाह्यतम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा है? ये देखिए अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका जो बाह्यतम भाग है जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा है? यानी कि ये प्रकाश मंडल है, क्रोमोस्फीयर है, परिमंडल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि वो परिमंडल या उसे कोरोना भी कहते हैं। तो
जो भाग्य दिखाया जो उसका बाह्यतम भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जिसे सूर्य मुकुट कहते हैं, तो उसे परिमंडल या कोरोना के नाम से भी जानते हैं। यह परिमंडल या कोरोना है। उसे किरीट या जो सूर्य के जो वर्णमंडल के जो परे जो भाग होता है उसको किरीट या कोरोना भी कहते हैं। और यहाँ से अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है, यानी कि वोल्टता निकालने का सही फार्मूला क्या है। तो देखिए इसमें सही जवाब होता है इसका कि वोल्टता निकालने का जो सही जो सूत्र है, यानी कि किया गया कार्य और इसमें विद्युत धारा और समय से इसको भाग करते हैं, यानी कि सही इसका जवाब है इसमें ऑप्शन ए है, यानी कि किया गया कार्य और बटा विद्युत धारा गुणे समय, ये इसका सही जवाब है। इसके द्वारा हम वोल्टता को निरूपित कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए वैसी वस्तु जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो उसे अल्फैक्टरी संकेतक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सही जवाब इसका है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेवार नहीं है। ग्रीन हाउस यानी कि प्रभाव जिसके चलते देख रहे हैं कि आज पृथ्वी का जो तापमान बना रहता है, तो इसके लिए कौन सा जिम्मेवार नहीं है। देखिए परिवहन के लिए सोलर कार का जो हम लोग उपयोग करते हैं तो वो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेवार नहीं है, यानी कि इसमें इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्साय की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी। देखिए अब यहाँ से हिस्ट्री के प्रश्न है। तो देखिए वर्साय की संधि जो हुई थी 1919 में हुई थी, और वर्साय की संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर के 1918 तक चला, और इसकी समाप्ति के बाद से 1919 में वर्साय की संधि हुई थी। और वर्साय की संधि में जो है कि एक तरीके से उसको आरोपित संधि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वर्साय की संधि के तहत जो है कि जो युद्ध में हर्जाना हुआ था वो सभी जो है कि उसके लिए जर्मनी को आरोपी साबित किया गया, और उसमें सबको जो है कि हर्जाने के तौर पे जर्मनी से चुकाने के लिए कहा गया था। और नेक्स्ट है कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है, यानी कि बताना है कि धौलावीरा और लोथल जो हैं ये अभी वर्तमान में किस भारतीय राज्य में हैं। तो ये गुजरात राज्य में है, यानी कि ये गुजरात से संबंधित हैं। धौलावीरा और लोथल जो हैं प्राचीन हड़प्पा जो स्थल थे जो आज वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में हैं। और नेक्स्ट है कि बुद्ध के परित्याग के उपरांत उनके गुरु कौन थे। बुद्ध के परित्याग के उपरांत उनके गुरु कौन थे, बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत, यानी कि जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसके बाद उनके गुरु कौन बने थे। तो अलार कलाम जो है कि और रुद्रक रामपुत्र जो है कि उनके गुरु बने थे, यानी कि सही जवाब इसका है ऑप्शन डी। देखिए यहाँ से एक बात बताना है कि देखिए यहाँ से ये जो प्रश्न है 25वां जो नंबर ये प्रश्न है कि जो इसमें हड़प्पा से संबंधित जो प्रश्न है, तो हड़प्पा से संबंधित हमने 12वीं क्लास के हिस्ट्री का भी एक वीडियो डाला हुआ है, जिसमें हड़प्पा से संबंधित जो है कि पूरे 12वीं क्लास यानी कि NCERT के पैटर्न पे वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। कम से कम 50 प्रश्न हैं, जिसमें आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से हड़प्पा मोहनजोदड़ो से संबंधित 50 प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, जो 12वीं क्लास का है, NCERT का और हिस्ट्री का है। तो अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। देखिएगा जॉर्ज बालो के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड लीटन के द्वारा की गई थी। तो देखिए इसमें सही जवाब है इसका, यानी कि लॉर्ड रिपन के द्वारा जो स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में उसको फिर से उसको सशक्त कर दिया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार भारत की जो जनगणना जो साक्षरता दर है वो 74.04% थी, यानी कि इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी। 1903 में जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जो थे, यानी कुछ समय कौन से अखबार की स्थापना उन्होंने किया था। तो इसका सही जवाब है कि इंडियन ओपिनियन नाम से उन्होंने एक अखबार निकाला था और उसकी स्थापना की थी। और यह अखबार जो है कि गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। और 1904 में वहीं पे ये डरबन में महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था। और
1915 में वहाँ से वो लौटे थे, यानी कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था, यानी कि अहमदाबाद में आकर के। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। ये देखिए, ये 30वां प्रश्न है कि ये किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि मृत्यु दंड को वो क्षमा कर सकता है, यानी कि तो इसमें अनुच्छेद 72 में इसका जिक्र किया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है। और राष्ट्रपति का जो क्षमा दान शक्ति है वो न्यायपालिका से स्वतंत्र होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कि सही है। ये कथन कुछ दिए गए हैं, देखिए पहला यहाँ से देख लीजिए, यानी कि पहला कथन है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। और इसके बाद से अगला ऑप्शन यहाँ पे है। दूसरा ऑप्शन है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। और राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। और राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति में जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को ही नामित किया जाता है। अब इसमें जो ऑप्शन सी और डी है तो पहले ही गलत हो गया, यानी कि 15 सदस्य तो उसमें नामित किए नहीं जाते हैं। तो अब उसमें ऑप्शन ए और बी में देखना है आपको कौन सही है। अब देखिए, उसमें भी ऑप्शन ए जो दिख रहा था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि जो राज्यसभा है, यानी कि उसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कला क्षेत्र, साहित्य, यानी कि विशेष जो है कि क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान दिए रहते हैं। राज्यसभा में जो कुल सीटों की संख्या है वो अधिकतम सीटों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। और जिसमें 238 ये सदस्य चुन कर के आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किए रहते हैं। और यहाँ से अब अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं। जो भारत का जो संविधान है उसमें मूलतः कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी उस समय। तो इसका सही जवाब है कि 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। और अभी देखा जाए तो संविधान के मूल पाठ में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी उस समय। तो यहाँ पे सिर्फ अनुच्छेद और अनुसूचियों को पूछा है, तो 395 और 8 इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। तो इसका सही जवाब है कि हिंद महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है उसे जावा गर्त के नाम से भी जानते हैं। और जावा गर्त को सुंडा गर्त, यानी कि यहाँ याद रखिएगा, जावा गर्त को सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद से अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई रामपा मंदिर कहाँ स्थित है। जो रामपा मंदिर है जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई है वो तेलंगाना में है। और इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी है कि तेलंगाना। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत स्थानीय पवन है। तो शीत स्थानीय पवन इसमें से कौन है। तो देखिए, इसमें मिस्ट्रल जो है, यानी कि मिस्ट्रल एक शीत स्थानीय पवन है। और मिस्ट्रल ठंडी पवन जो है वो फ्रांस और स्पेन का स्थानीय पवन है, यानी कि ये मिस्ट्रल सही जवाब होगा, जो कि फ्रांस और स्पेन में चलती हैं और वहाँ के स्थानीय पवन हैं। और नेक्स्ट है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं। ये भारतीय इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित हैं। यहाँ देखिए, इसमें ऑप्शन है और इसमें इसका सही जवाब है कि देखिए, उन्होंने जो 4 मठ की स्थापना किया था, यानी कि जोशी मठ हैं, द्वारका हैं, पुरी और श्रृंगेरी। ये 4 मठों की स्थापना जो है कि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है, यानी कि सल्फा औषधि इसमें से कौन है। इसमें देखिए, इसमें जो सीबाजोल है वो एक प्रकार की एक सल्फा औषधि हैं और यह कम समय में काफ़ी जो है कि प्रभावी सल्फा ड्रग भी हैं। और यह जो है कि सल्फा जो औषधि है दवाओं के कई समूहों का आधार है, यानी कि इसके आधार पर कई दवाएं बनाई जाती हैं। और यह दवाएं जो होती हैं मुख्य रूप से बैक्टीरिया के लिए हैं, यानी कि जीवाणु रोधी हैं। और ये कृत्रिम जो है कि एंटी माइक्रोवायरल जो एजेंट होते हैं उसके लिए दवाई होती हैं। तो बैक्टीरिया को, यानी कि बैक्टीरिया रोधी एक दवा है जो कि बैक्टीरिया के प्रभाव को ख़त्म करती हैं। और इसका सही जवाब है कि सीबाजोल इसमें राइट आंसर होगा, जो सल्फा औषधि हैं।
इनमें से कौन सा एक संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? इसमें से देखिए, इस पर एक संगठनों का नाम दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सा जो संगठन है वो जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसके उद्देश्यपरक जो है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। तो इसमें सही जवाब इसका है यानी कि जो इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक संगठन है जो जलवायु परिवर्तन के लिए काम करता है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जो है कि जिनेवा यानी कि स्विट्ज़रलैंड में बनाया गया है। और यहाँ 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं? इसमें से कौन से जो क्षेत्र हैं वो भारत के प्रमुख जो हैं कि वो जैव विविधता स्थल घोषित किए गए हैं? तो देखिए, इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है वो भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल हैं। तो इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय इसका सही जवाब होगा, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा। और इसका आखिरी प्रश्न आज के लिए है कि निम्नलिखित में से ये कौन सी जो रसायन है वो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है? 40वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी, यानी कि जो जलवाष्प हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैं और ये CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं और इसके चलते ही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या यानी कि भूमंडलीय तापन या जिसे कह सकते हैं कि वैश्विक तापमान वृद्धि की समस्या हो रही है। तो इस तरीके से ये हमारे ये आज के चौथे टेस्ट सीरीज के ये महत्वपूर्ण 33 जो प्रश्न होंगे GK से संबंधित है, उसमें कुछ करंट के भी हैं और जो 7 प्रश्न मैथमेटिक्स के हैं उसका सॉल्यूशन का जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं।